नमस्ते। आज मेरे साथ मंजुला चतुर्वेदी जी हैं। मंजुला चतुर्वेदी जी को मैं वैसे शायद पहली बार मैं ये नाम पूरा लिया है पिछले 50-55 साल में। मैं एक डिस्क्लेमर पहले कर दूं कि मेरे मित्र हैं अनुपम, और हम लोग स्कूल के मित्र हैं। हम लोग पहली दूसरी से सन 63 में जब पढ़ाई की यात्रा शुरू की, उस समय अनुपम मेरे क्लास फेलो थे। बीच में ये इनका ट्रांसफर, इनके पिताजी चूंकि सिंचाई विभाग में थे, इंजीनियर साहब थे, तो वो ट्रांसफर के चक्कर में 2-4 साल के लिए बाहर गए, लेकिन फिर हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं। अ, मैं क्योंकि मैं एक रवायत है, इसलिए मैं शायद ये धृष्टता कर रहा हूँ। मैं मंजुला जी बोलना शायद पड़ेगा इसमें, क्योंकि अब हम लोग भी बड़े हो अवश्य। गए हैं। जी, जी। और आंटी नहीं बोलूँगा, क्योंकि फिर लोगों नहीं, को लगता है बिल्कुल नहीं। कि जी, लोगों को लगता है कि ये घरेलू आप काम कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ डिस्क्लेमर ये है कि ये मैं इनको 55 साल से 50-55 साल से देख रहा हूँ, और ये एक मेरा डिस्क्लेमर है। और इस बात को मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि बाकी दर्शकों को ये रहे कि इस जो आज मैं एपिसोड कर रहा हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मूल रूप से मैं मतलब आपसे हरदम मिलता रहता हूँ। आज रूबरू बात करके और इसको थोड़ा रिकॉर्ड करके करने की कोशिश की गई। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि जीवन का एक ऐसा समय आता है, जिस पड़ाव पे हम लोग भी अब पहुंच गए हैं, जब बहुत सी चीजें लगने लगती हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसको क्या करना चाहिए था, या उसको नए अर्थ में ढूंढने लगते हैं। और हम्म। खास करके अगर हस्बैंड वाइफ हैं और उसमें से एक व्यक्ति नहीं रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है जीवन को एक नए अर्थ में देखने लगते हैं। उसी को आपने जो संजोया है सांझ सवेरा कुछ यादों में, ये एक पोइट्री की किताब है। मैं बहुत पोइट्री बहुत नहीं पढ़ता था पहले, क्योंकि कोर्स में था तो वो पढ़ना जरूरी था। लेकिन ऑफ लेट जब पोइट्री पढ़ना शुरू किया, तो समझ में आया कि जो बहुत गद्य में बहुत ज्यादा लिखा जाता है, वो शायद 2 पंक्ति में अपनी बात को कह सकते हैं। तो शुरुआत में मैं जो पहला प्रश्न है आंटी आपसे, वो यही है कि ये किताब जब मैंने इसको, जब आपने मुझे ये दिया था, तो मैंने इसको कल रात पूरा एक गो में ही खत्म किया। डेढ़ डेढ़ घंटा करीब, मुझे 2 घंटा, 1.5-2 घंटा लगा। क्योंकि मैं जब करता हूं तो मैं थोड़ा किताब गंदी करके करता हूं, उसमें अंडरलाइन कर लेता हूं, उसको हाईलाइट कर लेता हूं, जिससे दोबारा मूल रूप से जो मैं देखा हूं, ये आपके अपने यादों के सहेज है। मैं इसको इसलिए इसमें कर रहा हूं कि जीवन के 60 साल के बाद जो भी है, वो अगर लिखने लगे तो उसकी बहुत सी चीजें दूसरे के काम आ सकती हैं। मैंने इसमें बहुत सी चीजों को वो देखा है जो शायद मैं अभिव्यक्त करना चाहता था। तो पहली चीज, क्यों इसकी किताब लिखने का कारण और उसको पब्लिश करने का कारण, ये तो नितांत निजी है। इसको पब्लिश करके आपका मैसेजिंग क्या है? वैसे तो मैं सदैव स्वांतः सुखाय लिखती थी, और इतना अधिक मन भी नहीं था कि किताब छप ही जाए। अक्सर मैं जो भी कागज मिल गया उस पर लिख दिया, या रजिस्टर में लिखने लगी थी। तो लेकिन कुछ दिन पहले मेरे एक देवर आए जो कि काम करते हैं इसी पे, किताबें वगैरह एजुकेशन में हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इतना लिखती चली जा रही हैं इतने साल से, मुझे दीजिए, मैं कुछ छापना चाहता हूँ। उन्होंने ये किताब मुझे छाप कर भेजी है। तो ये शायद मेरे, जबकि मैं इनसे बिछड़ी थी, तो पहला रजिस्टर था जिसमें से उन्होंने कविताएं छापी हैं। जी, जी। जी, मैं एक चीज और जरा समझना चाहूंगा, क्योंकि जब आप उसको शुरू कर रहे हैं तो श्री गणेशाय नमः ठीक है, उनकी स्तुति। लेकिन आपके जितने भजन, आपने 1 2 3 4 12 भजन किए हैं। आप जो मेरी समझ है, शायद आगरा की तरफ से आप लोग हैं, तो वो कृष्ण का ही भक्ति ज्यादा दिखी है। और कृष्ण की भक्ति में कहीं ना कहीं प्रेम का एक वो वाला होता है, जिसमें जिसमें एक सहोदर, जिसमें एक साथी के रूप में ज्यादा आप देखते हैं। मैं उस पे जरा कहूंगा कि एकदम से कृष्ण पे मैंने आपका बहुत भजन देखे हैं, और वो अपने में संपूर्ण है। मैं उस पे एक टिप्पणी चाहूंगा। मैं इसके बारे में एक आपको कहानी बताऊं जी, कि मैं जी। अपनी छोटी बहन के यहाँ कलकत्ता गई एक शादी में, और उसके बाद उनके पूजा घर में, जैसे पूजा करने के लिए सब जने जाते हैं तो मैं जाती थी।
सामने में मेरे एक भजन आ जाता था और वो मुझे पूरा याद रहता था, और लौट के आके मैं वैसा का वैसे ही उतार देती थी। ये सिलसिला 10-12 दिन में उनके यहाँ रही, हर दिन चलता रहा। जो ही मैं पूजा के उनके कमरे में, पूजे कमरे में जाऊं, वो सारी सारी भजन मेरे सामने आ जाए। और वैसे मेरे इष्ट देव कृष्ण हैं, तो जी जी। क्योंकि हम जाते भी हर साल वृंदावन रहे, और हमारी भक्ति उधर है। वैसे सब देवताओं को मानती हूँ, जी पर कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे ज्यादा वो है। नहीं, लेकिन एक जगह आपने कुछ ऐसा काम किया है कि जो वर्तमान का जो हमारा जो एक नई परिभाषा हिंदुत्व की है, आपने क्रिश्चियंस के क्रिसमस स्टार की जिस तरह से परिभाषित किया, वो मेरे लिए एक नए तरह का था। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं भी बहुत पूजा पाठ करता हूँ, ईश्वर का नाम लेता हूँ। जब आप कह रही हैं क्रिसमस स्टार में 5 अंगुलियों का लिया सहारा, आंख, नाक, कान, पैर और हाथ, आप उस 5 इंद्रियों को, उस 5 जो क्रिसमस के जो स्टार है, उससे रिलेट करना एक नई चीज थी। 5 देवता की आप उससे रिलेट कर रही हैं, 5 मानव की आप बात कर रही हैं, रंग, भेद, जाति, धर्म, देश, व्यवसाय में आप बात। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप है। धार्मिक होना, कई लोगों को लगता है कि अपने ही धर्म की डुगडुगी बजाना। मेरे ख्याल में धार्मिक होना आध्यात्म की ओर एक एक शायद एक एक कदम बढ़ाने की बात है, और कृष्ण तो उसमें सबसे अव्वल थे ही। तो क्योंकि मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो मैं वैसे भी पूजा करने केवल 10 मिनट के लिए बैठती हूँ। दिन भर में मैं कब उनका नाम ले लूं, कब वो, लेकिन जीवन में धर्म को ढालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शुरू से हम लोगों ने सीखा भी ये। हमारे बचपन में जरूरी नहीं था कि हर बच्चा ऐसे पूजा पाठ करने बैठे। बड़ों का एक कर्तव्य होता था कि उन्होंने पूजा पाठ किया और सारे परिवार को ठीक रखा। पर जो चाल चलन था या जीवन का काटने का ढंग था, उसमें हमेशा वो लोग ये सिखाते रहते थे क्या चीज अच्छी है, क्या बुरी है। और क्योंकि हम लोगों का बचपन सब लोगों के, सब जातियों के बीच में बीता, तो हमें इतना भेद नहीं लगता था। ये लगता था कि कहीं अगर दुख है तो हर मानव को दुख है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो। खुशी है तो सबकी खुशी एक सी है। तो ऐसा पक्ष था। और ये जो कविता लिखी गई है, हम लोग बांद्रा में रहते थे और हमारे लड़के बहू काम पर जाते थे, तो खिड़की में से मुझे जो दिखता था, तो ये क्रिसमस का टाइम था, जगह जगह ये स्टार्स टंगे थे, तो जो भावना आई उसको मैंने व्यक्त किया। मैंने एक अद्भुत और एक और आपकी किताब, मैं कुछ कुछ किताबों, मतलब मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं स्किप काफी कर रहा हूं, क्योंकि एक समय सीमा रहती है तो उसमें समेटना है। बूंद में मैंने एक नए तरह से देखा। देखिए, ये सारे एहसास हैं, लेकिन उसको एक थॉट देना, उसको एक शब्द में पिरोना। आपने बूंद को कहा है, बूंद बूंद कर भरता सागर, बूंद बूंद खाली कर देती गागर। और फिर आप कहते हैं, आंसू की बूंद पीर हर जाती, ओस की बूंदे बूंद शोभा बन जाती है, और कहीं साधन, सुगंध कहीं औषधि बन जाती है। हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था कि नंगे पैर चलो सुबह ओस में, तो उससे आंख की रोशनी बढ़ेगी। मैं सही। जी, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये आपको ने एहसास किया है, और फिर उसको मतलब ये तो शब्दों में दे दिया है। ये एक बूंद पे मुझे अच्छा लगा। इस पे अगर कोई टिप्पणी आप करना चाहें तो। तो अब ऐसा है कि कोई भी शब्द आता है तो वो कहाँ कहाँ तक जा सकता है। बूंद का कितना महत्व है, रक्त की बूंद का कितना महत्व है, या मिट्टी से लोग जुड़ते हैं तो उस एक बूंद का कितना महत्व है। ये चारों तरफ से बस दिमाग में आया, और वो प्रयत्न मेरा ये रहा है कि ऐसी सहज भाषा में लिखूं कि सब लोग समझ सके। क्लिष्ट अगर होती है तो लोगों को हिंदी समझने में कठिनाई होती है, तो प्रयत्न मेरा ये रहा है कि सीधी भाषा में, लेकिन कोई भी शब्द आता है तो वो चारों तरफ से घूम जाता है। जी इस जी ऐसा जी। बोल कर
लिखा। और मुझे लगता है कि जब भगवान की कृपा होती है तो वो भी बूंद में तरल होती है। जी, जी। मैं एक और मुझे आपकी जो एक कविता है, मैं थोड़ा उससे इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको मेरा एक लड़का या मतलब आपके लड़के या पौत्र या जो नेक्स्ट जनरेशन पढ़े, आप सांझ के सूरज की बात आपने कही है, आपने सूर्य मतलब सुबह के सूरज की नहीं कही, और सांझ के सूरज की वो पीड़ा आपने बताई। जैसे जब आप कह रहे हैं जब सांझ का सूरज ढलता है, चुपके से अंधेरा बढ़ता है, तब मन के गहरे कोने में एक व्याकुल दर्द उभरता है। और आपने फिर खत्म किया है, बीते पल फिर से आते नहीं, जो गए वो वापस आते नहीं, जो उगता है वो डूबता है, चांद भी ग्रहण में फंसता है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह आपसे से पूछ रहा हूं कि सांझ का सूरज कहीं ना कहीं विक्षोभ, कहीं ना कहीं दर्द, कहीं ना कहीं एक टीस लिए रहता है। वो अगर आपने किया तो थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो एक एक दर्द वाला भाव उसमें ज्यादा है। सुबह का सूरज मुझे ज्यादा पॉजिटिव वो देता है। मैं इस पे पूछू, एक आपसे समझना चाहूंगा, सूर्योदय क्यों नहीं, सांझ का सूरज क्यों? सांझ का सूरज जब ढलता है तो जितने रंग वो छोड़ता है, अगर आप देखिए तो वो पहले एकदम सुनहरा होता है, फिर धीरे से थोड़ा गुलाबीपन आता है, बैंगनीपन भी आता है, और वो डूबता है। अंधेरा आने से जो व्यक्ति अपने को अगर अकेला समझता है, या जो भी दर्द होते हैं या कोई भी रोग होता है, वो रात में अधिक होता है। तो निगेटिव जी, भाव ना समझ के उसको ये समझा जाए कि ये तो एक प्रकृति का नियम है कि रोज डूबना है और रोज उठना है। उसको जीवन के साथ ढाल के कि अगर हमारा समय बुरा ही आ गया, लेकिन हम उसको कैसे उगते सूरज की तरफ ले जाके क्या क्या कर सकते हैं, या क्या अपने पुराने गुणों को उभार जी, सकते हैं, या नया कुछ सीख सकते जी। नहीं, क्योंकि उसके बाद ही का जो आपका है, उसके जस्ट जो नेक्स्ट पोयम है वो सागर है। और हैं। सागर में आप बिल्कुल एक उसका जैसे 180 डिग्री फर्क आके आप उसको कहते हैं, जितना विस्तार बढ़ाओगे उतना जग जीतते जाओगे, सागर में कितने तूफान, कितने रोड़े, कितनी चट्टान। और वो आप एक आगे बढ़ने का एक आपके मन का, क्योंकि ये तो आपने अपने मन के लिए लिखा है, ये आपने जैसा आपने कहा स्वांतः सुखाए, तुरंत जैसे वो टेक चेंज होता है और तुरंत आप आ जाती हैं कि मतलब हिम्मत है, लड़ो, ये जीवन है और ये इसी को वन मस्ट एंजॉय। मैं इस पे भी एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। सागर को जब आप इस तरह से देखते हैं, सागर को मैं तो दूसरे ढंग से देखता था, आज मैं जब पहली बार देखा, जितना विस्तार बढ़ाओगे उतना जग जीतते जाओगे। हाँ, जी, बिल्कुल। आप जीवन में मनुष्य का जन्म पाया है, जो कि बहुत ही दुर्लभ होता है। जब वो पाया है तो विस्तार बढ़ाइए, ये नहीं अगर हमने कहा मैं, मेरा बच्चा या मेरा परिवार, मैं और मेरा बच्चा तो एक जानवर भी कर लेता है, लेकिन आपने मनुष्य जन्म और उसमें विवेक पाया है, बुद्धि पाई है, दृष्टिकोण पाया है कि उसको आप आगे बढ़ा सकें। तो जितना विस्तार देंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, उतना कहने को और दूसरों को देने को मिलेगा। हमें जीवन लगता है कि बांटिए, समुद्र को अगर दूर से देखिए कहाँ जाके वो मिलता है नहीं मालूम है, लेकिन सारी नदियां आती हैं, उसमें गंदगी हो चाहे कुछ हो, सब अपने में वो समा लेता है। और उसके बाद जब आप उसमें गहरे जाइए तो वही रत्न बन के ऊपर आ जाता है। तो उसके गुणों को, और जो हमने सनसेट देखा भी, तो सागर बिल्कुल सामने लहरा रहा था। जिस जी, घर में हम रह रहे थे सागर भी था, और सूर्य का डूबना भी था। जी, तो जी। और आपने प्रकृति को ठीक से, आपने प्रकृति का सागर को पकड़ा, आपने सूर्यास्त को किया, हवा को किया, लेकिन एक प्रकृति का संदेश करके आपकी कविता है, आपने हवा पे भी की, मैं उसको आगे उसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। प्रकृति के संदेश में आप कहती हैं, जो जिस तरह से पेशेंस की बात है, प्रश्न उठ गया मन में, कहां से लाए धरती सा सीना,
तपना, जलना, सिकुड़ना और फटना, दरारों का पड़ना, पर्वतों का बोझ उठाना। ये शायद मुझे लगता है कि आपने माँ करके नहीं लिखा है कोई शीर्षक, लेकिन मैं माँ के रूप में शायद इसको बहुत क्लोज़ली पाता हूँ, क्योंकि माँ का वो अ, मतलब उनका तपना, जलना, सिकुड़ना, किसी भी घर में कोई भी माँ हो, वो चाहे एफ्लुएंट से एफ्लुएंट परिवार का हो, और वो शायद जिसके घर में 2 जून की रोटी की भी समस्या हो, माँ का रोल मुझे यहाँ कहीं प्रकृति के संदेश में वो माँ के ज़्यादा पास दिखता है। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूँ। हाँ, तो देखिए माँ ऐसी होती है, माँ ही ऐसी होती है कि निस्वार्थ होती है। अच्छी-बुरी कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी उसकी संतान हो, उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए और होती है। वो आपसे कभी भी किसी प्रकार का बदला नहीं माँगती है। तो उसमें एक भाव होता है देय भाव। तो धरती में देय भाव होता है। वो कहते हैं कि दरारें भी फट रही हैं, सूख भी रहे हैं, बारिश भी नहीं हो रही, फिर भी हम कुछ दे रहे हैं, वृक्ष हैं, या हम बोझ उठा रहे हैं। मान लिया कि हमारी संतान दुखी है या हमारा परिवार दुखी है, उसको कैसे हम उसका कोई निराकरण ढूंढें और अपने कंधों पे भार ले ले, लेकिन पता नहीं लगना चाहिए। तो ये प्रकृति का संदेश है कि उससे सहन शक्ति हम लोगों को सीखनी चाहिए कि उसको, वो कभी ये नहीं कहती वो फूल भी दे रही है, फल भी दे रही है, उसको क्या कष्ट हो रहा है ये। जी, जी, जी। मैं एक और चीज़ मुझे लगा, अ, एक तो आपकी शैली में व्यंग नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं बताऊँ, मैंने हरिशंकर परसाई साहब को पढ़ा तो उनका व्यंग जो है इतना झकझोर देता है कि अपने अगल-बगल का। आपने इस बदलते युग की बात शायद, जिसको जो अगर मैं अपने को भी उस जगह पाता हूँ कि मैं भी वहाँ फिट हो रहा हूँ। हमारा जो समाज है उसमें से 90% से ज़्यादा चीज़ें फिट हो रही हैं। जब आप कहते हैं बदलता युग में, जग कहता बस रहो चुपचाप, कौन से युग की करती हो बात, हम तो देख रहे संसार की रफ्तार, तुमने देखा केवल घर और द्वार। और फिर आप कहते हैं झूठी प्रशंसा करना सीखो, वाह-वाह के शब्दों को पकड़ो, सच्ची बातों को अब भूलो, झूठे प्यार से मन को छू लो। ये शायद आपने बहुत सहज भाव से कहा है। मैं इसको शायद व्यंग के रूप में, अगर मैं एक तो मैं लिख नहीं पाता हूँ, मेरी एक दिक्कत ये है कि मैं पोएम नहीं लिख पाता हूँ। लेकिन शायद मैं इसको बहुत ही हार्ड हिटिंग करता है। लेकिन आपने इसको बहुत सहज भाव से, जो आज की रवायत है, उसको आपने पकड़ा है कि सच्ची बातों को अब भूलो, झूठे प्यार से मन को छू लो। इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें, नहीं तो इस पे कुछ क्या कहा जाएगा इस पे? तो ये कुछ तो देखिए युग बदलता है, परिवर्तन एक तरह का नियम है, वैसा ही सबका सोच हो जाता है। तो ये सोच आपने देखा कि धीरे धीरे कैसे बदला कि सत्य की महत्ता कम से कम हो गई और सच बोलने वाले अधिक कष्ट में हो गए, बजाय इसके कि एक दिखावा और एक रंगों पर बहुत जोर हो गया कि चाहे वो खाना हो चाहे वो पहनना हो, सब में एक रंगीनी होनी चाहिए। तो फिर आपको ये कहना पड़ता है कि भाई ये छोड़ के अब तो बस आपको क्या करना है, वाह 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 वाह। तो पहले ये था कि जैसे आप लोग बच्चे थे, कोई किसी प्रकार का की चर्चा होती थी या गलत होता था आप सुन सकते थे। अब सुनने का वो नहीं है, अब केवल आपका एक काम है कि अच्छे उसमें से अच्छे गुण निकाल लीजिए और वाह वाह करते रहिए। नहीं, नहीं, मैं एक बहुत छोटी बात आपको बताऊँ। जी। एक तो अव्वल ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन अगर किसी दोस्त मित्र के यहाँ से शिकायत आए, उनकी माँ कहीं शिकायत कर दें कि भई ऐसे किया, तो घर में भी पिटाई होती है, ज़रूर ऐसे किया होगा। आज की तारीख में बिल्कुल 100 वो जाके तैयार होके वो लड़ने को तैयार हो जाएँगे, नहीं मेरा बच्चा तो ऐसे नहीं कर सकता। जबकि उस समय ये माना जाता था कि ये बिल्कुल एक जैसे हैं, और अगर किसी की शिकायत घर तक पहुँच गई तो इसलिए होता था, भैया घर पे मत कहना, मतलब यहाँ जो मारपीट कर लो, लेकिन जी, घर तक ये शिकायत ना पहुँचे, वो एक फ़र्क हो गया है। मैं कुछ रचनाओं को आगे कोरा कागज़ मुझे बहुत मन को छुई, अभिमान मुझे मन को छुई, लेकिन ताश को मैं ज़रूर दर्शकों तक एक बार, जो मेरे दर्शक हैं उनको कहूँगा, ताश
को इस ढंग से मैंने कभी नहीं देखा था। मैं एक ज़माने में ताश बहुत खेलता था, क्योंकि नौकरी में था तो एक क्लब था वहाँ, अंग्रेज़ों का क्लब था, वहाँ जाता था। जब आप कह रही हैं ताश का, तो मैं शेयर कर लूँ, किसी का हुक्म किसी पर चले, कहीं का ईंट कहीं जा मिले, चिड़िया उड़ गई तो मन क्यों जले, पान का रंग तो लहू से मिले। और बाद में जो आपने कंक्लूड किया, यह है ताश के पत्ते तेरा, जिताया या हराया जीवन का दर्शन, ताश का खेल। ये ताश, मुझे ऐसा लगता है कि ताश आप खेलती ज़रूर होंगी, तभी नहीं, ताश। जी, मैं बहुत ही कम खेलती थी, और जब भी हम लोग खेलते थे अपने घर में बैठ के अपने शौक के लिए, जिस तरह लोग खेलते हैं कि रमी खेलने गए हैं या ये है या स्टेक लगाना, तो वो उस तरह से नहीं था। और ये जो हमने लिखी ताश के पत्ते, तो मैंने आपसे कहा कि बांद्रा में हम लोग रहते थे, हम अपने लड़के, बड़े लड़के के पास थे, तो ये दोनों ऑफिस चले जाते थे, तो हम खिड़की में से झांकते थे, तो देखते थे कि बैठे हुए पेड़ के नीचे लोग ताश खेल रहे हैं, और इतना मन लगा हुआ है कि चारों तरफ कहीं भी वो नहीं है, तो उसी के ऊपर फिर ताश पे लिख दिया। जी, नहीं बचपन पे है, बर्थडे पार्टी है, नहीं बहुत वैसी है। मैं क्योंकि फिर वही मैं बार-बार समय का कर रहा हूँ। लेकिन जो मैं इससे कंक्लूड इसलिए करूँगा कि आपने अपने सब बच्चों को भी लिखा है, उनका जब जीवन में उन्होंने कुछ किया है, तो आपने उसको भी समेटा है। मैं उसको नहीं, लेकिन मैं एक एक पक्ष को ज़रूर करके खत्म करूँगा, क्योंकि जीवन के जिस जिस जगह हूँ, मुझे 41 वर्ष हो गए हैं मेरे विवाह को, और शायद ये कहा नहीं जाता, और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब आपका साथी आपके साथ रहता है, तो आप उसको रोज उसकी अहमियत को नहीं कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत है मुझे, और आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड रहते हैं। लेकिन आपने कुछ जगह बिछोह में, उदासपन में, मुझे ऐसा लगता है कि एक संदेश यह है कि जो ये लोग, मतलब हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि कम से कम अभी हमारे साथी, जो हमारा जीवन संगी, वो हैं। और ये शायद आपके उससे मुझे ये लगता है कि उसको रोज बताना चाहिए कि तुम्हारी अहमियत है मेरे जीवन में। लोग उसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बिछुओं में आपने जब कहा है, तुम क्या गए जीवन से, प्यार शब्द ही उठ गया, हर आशा प्रतिपल का सपना ही खो गया, मुझसे मिलने को आतुरता का समापन हो गया, जाने वाला चला गया, नाता टूटा, बस यह अनुभव हो गया। मैं इस पे एक शब्द चाहूंगा, क्योंकि ये हर घर को, मैं इसी से कंक्लूड करूंगा, ये हर घर। ऐसा है कि जी जी वैवाहिक जीवन किसका कैसा बीतता है, ये एक अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग मनुष्य होता है, उसकी भावनाएं अलग होती हैं। मेरे पति इंजीनियर होने के बाद भी बहुत ही भावुक व्यक्ति थे, और हम लोगों का गाना, खाना, शायद पहनना ओढ़ना, सब एक दूसरे से इतना अधिक मिलता था। या जैसे कि मैंने रसोई में कुछ बनाया, तो मैंने सोचा कि आज आलू को हम लंबा लंबा काट देते हैं बजाय छोटे टुकड़े करने में। बाहर जब हमने खाना लगाया, तो हमने कहा बिल्कुल मैं यही सोच रहा था कि आज लंबे आलू मिले। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आकाश में ऐसी तरंगे हैं जिससे आप जुड़ जाते हैं। तो असली पति का साथ वही है कि जुड़ जाइए। और दूसरा ये है कि बातें अपनी जरूर कहिए, अपने भाव भी कहिए, दो जने दो जगह से आए हुए हैं, लेकिन समय देखकर। अगर एक को गुस्सा है, रुक जाइए थोड़ा सा, उसके बाद कहिए, तो बात समझ में आ जाती है, और रोज जरूरत ऐसी महसूस होने लगती है। 1 मिनट भी देर हो जाए तो दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं हम लोग, कहाँ होंगे, ठीक है कि नहीं है, ऐसा वो जी है। और फिर मेरे जीवन में बहुत समय आया, क्योंकि सिंचाई विभाग था, और तब दौरे पर जाना पड़ता था। कभी 10, बाद में 10 दिन, पहले पहले तो 20-20 दिन जाना पड़ता था। तो जी। फिर आप ऐसे जुड़े होते हैं, तब जीवन चलता है। नहीं, मैं उस पे, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ, बहुत से लोग उसकी अहमियत समझते नहीं है शायद। मैं भी शायद उतनी अहमियत नहीं समझता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक आपकी आदत होती है और आपकी जरूरत हो जाती है एक समय, क्योंकि वो शायद विवाह के पहले 10-15 वर्ष तक तो बहुत सी चीजें समझ ही नहीं आती हैं, दुनिया का झंझावात, बच्चों को सेटल करना है, उनकी पढ़ाई लिखाई है। फिर जो टुगेदरनेस होती है, वो शायद एक बार जब बच्चे सेटल होने लगते हैं, फिर आपको शायद ज्यादा जरूरत रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।
और ये मैं अपने दर्शकों को कहूँ, उनको लगेगा कि ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको भी अगर लगता है कि आपके जीवन में इस तरह की चीजें हैं, ये अहम है। और बाकी मैं पॉलिटिकल एनालिसिस तो कर ही लेता हूँ, किसकी सरकार बनेगी, किसकी गिरेगी, वो तो मेरा रोज का काम है। लेकिन ये जो मैं काम करता हूँ, जो मैं अभी कर रहा हूँ, इससे मुझे अपने चैनल को चलाने के लिए भी बहुत एनर्जी मिलती है। थैंक यू सो मच आंटी फॉर गिविंग अस टाइम, बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक सहजता यू। से आप काम करते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा थैंक यू। लगा थैंक आपसे यू। मिलकर। थैंक यू।